हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंड लीडिंग। आज हम सीटेट 2011 पेपर 1 का सीडीपी सेक्शन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 75% प्लस स्कोर करना है, 115 125 प्लस स्कोर करना है, तो आपको दो चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, चाहे वो आपका सोशल स्टडीज़ हो या फिर आपका साइंस और मैथ्स हो। और दूसरी चीज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पूरे 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस, दोनों पेपर्स में आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली जो आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे उससे समझ में आएगा। और दूसरी जो चीज़ है, आपको पता पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। विकास एक कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये आइडिया एसोसिएट करता है किसके साथ? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है समाहित करना, एकीकृत करना। देखिए, हम जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक चलता है। जनरल से स्पेसिफिक मतलब होल टू पार्ट्स। मतलब देखिए, जब हम पैदा होते हैं, वैसे तो हमारा डेवलपमेंट कब शुरू हो जाता है? जब हमारी कंसेप्शन से डेथ तक ही चलता है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद देखिए, हमें अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको किसी टॉय को पकड़ना है तो आप धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं उसकी तरफ, और धीरे धीरे उसकी तरफ क्रॉल करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आप अपने हाथ का यूज़ करते हैं, अपने फिंगर से उसको होल्ड करने की, अपने हाथ से अपने फिंगर का यूज़ करके उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ जनरल से स्पेसिफिक। पहले आपने अपनी पूरी बॉडी का यूज़ किया, फिर धीरे धीरे अपने हाथ का यूज़ किया, फिर अपने फिंगर्स का यूज़ किया। और इंटीग्रेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेट करने का मतलब है कि समाहित करना। मतलब जब आपकी एक एज बढ़ेगी तब आप जनरल से स्पेसिफिक भी जा सकते हैं और स्पेसिफिक से जनरल, मतलब होल से पार्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं और पार्ट्स टू होल। होल टू पार्ट्स कैसे? जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई लिखने की आपकी कोई प्रोसेस है तो उसमें आपका केवल फिंगर्स का यूज़ है, या कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको केवल अपनी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को यूज़ करना है। दूसरा पार्ट्स टू होल में क्या होगा? जैसे आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। आप कार चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करना है। वो हुआ इंटीग्रेट करना, मतलब हर एक चीज़ को समाहित करके चलना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन बताता है कि हम जानते हैं हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी सोशल जो एक इन्वायरमेंट है, हमारा खुद का एक जो पर्यावरण है, उसी से ही इंटरेक्ट करके हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होता है। मतलब जैसा माहौल होगा हम वैसे ही बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, ऑप्शन नंबर 3। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन बताता है कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ये सब एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर आपकी मानसिक वृद्धि सही नहीं हो रही है, आपका मानसिक विकास सही नहीं हो रहा है, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं डिफर करेगा, आपका वैरी करेगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया। डेवलपमेंट के साथ भी सेम चीज़ है। जी हाँ, जैसा क्वेश्चन बता रहा है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ये आपके कंसेप्शन से लेके आपकी डेथ तक चलती है। जब आप पैदा होते हैं तब से आपकी डेथ तक चलती है, मतलब आपकी जन्म से लेके आपके मरण, आपकी कब्र तक चलती है। तो ये हुई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लगातार चलने वाली बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। विद्यार्थी के या फिर एक बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेज किसने, कौन से वैज्ञानिक ने दिए? 4 वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग या फिर एरिक्सन। स्किनर, ऑप्शन नंबर 1 हम जानते हैं स्किनर ने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हुए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में 2 पार्ट्स यहाँ पे है, 2 भागों में उसे डिवाइड किया गया है। पहला है रिवॉर्ड या फिर हम कहें रीइंफोर्समेंट, बच्चे को मोटिवेट करना, और दूसरा है पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर 2 पियाजे। पियाजे ने क्या बताया, 4 स्टेजेस पियाजे के द्वारा दी गई है। पहली हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल, तीसरी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर 3 कोलबर्ग। कोलबर्ग के द्वारा हमें मोरल थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हमें दिया गया है, जिसमें भी 3 स्टेजेस में इसे डिवाइड किया गया है, जिसके 6 फर्दर लेवल हैं। पहला हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिनको भी आगे फर्दर हर एक भाग को यहाँ पे 2 अलग भागों में डिवाइड किया गया है। फोर्थ एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा 8 स्टेजेस दी गई हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेजेस जो दी गई हैं वो दी गई है ऑप्शन नंबर 2 पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चाइल्ड और यंग चिल्ड्रन। देखिए, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्या किस तरह का उन्हें रोल प्ले करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है सिंपैथेटिक रोल, सहानुभूति आपको बतानी चाहिए बच्चे को। न्यूट्रल रोल, बिल्कुल नगण्य, किसी भी तरह का कोई, ना तो उसको किसी अच्छे के बारे में बताना, ना किसी बुरे के बारे में बताना, बिल्कुल न्यूट्रल। नेगेटिव रोल, हर चीज़ में डांटना, हर चीज़ में समझाना, कभी भी प्रेज नहीं करना। और ऑप्शन नंबर 4 प्रोएक्टिव रोल। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रोएक्टिव रोल। प्रोएक्टिव रोल, प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब होता है पेरेंट हैज़ टू बी मोर देन एक्टिव, मतलब उसे बिल्कुल एडवांस रहने की ज़रूरत है। एडवांस रहने में क्या, कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बच्चे की फर्दर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नीड क्या हो सकती है, क्या चेंजेस होंगे बच्चे में, और उनको ध्यान में रख के पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें, वो होता है प्रोएक्टिव। जैसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव थिंकिंग, ये चीज़ होती है हमारी प्रोएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है सूझबूझ। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है जीन पियाजे, वाइगोस्की, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, और 4 पैवलोव। जीन पियाजे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उन्होंने दी है। 4 स्टेजेस होती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगोस्की के द्वारा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा अपने समाज से सीखता है, ऐसी बात कही गई है। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन है? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट 3 हुए हैं। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन हुए? 3 हुए हैं, जिसमें आपके वर्देमर, कोहलर और कोफा, ये 3 थ्योरिस्ट आपके गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट हुए हैं, जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। क्या है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? देखिए, इंसाइट का मतलब होता है सूझबूझ, व्यक्ति की सूझबूझ। इंसाइट थ्योरी में मेनली आपके परसेप्शन को महत्व दिया गया है। कैसे? कि जैसे हम कई बार किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए होते हैं, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम मार्केट चले गए, हम घर आ गए वापस, लेकिन अनकॉन्शियसली वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है, और सडनली ऐसा होगा कि आपको उसका आंसर एकदम से क्लिक करेगा आपके दिमाग में। तो वो है आपका सूझबूझ का सिद्धांत। ये चीज़ होती है जिसमें आपके सडन आइडियाज़ आते हैं, ये आपके इनसाइट थ्योरी में बताया गया है। और पैवलोव के द्वारा किसकी बात की गई है? पैवलोव के द्वारा आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है। क्लासिकल कंडीशनिंग, 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 क्
की गई है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है आपका स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। देखिए जो ये इनसाइट थ्योरी होती है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें आपका परसेप्शन फर्स्ट, देन इंक्यूबेशन, देन आपकी इनसाइट और आपका 4th होता है वेरिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा एक सीखने की प्रक्रिया में क्या है या क्या करती है? मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, बच्चे को एक ही तरह से एक ही दिशा में सोचना सिखाती है? नहीं। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, बच्चों में जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा करता है। शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर, बच्चों का दिमाग तेज करता है। 4th ऑप्शन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, या फिर न्यू लर्निंग को पुरानी लर्निंग से डिफ्रेंशिएट करना बताता है। देखिए इसका मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो है क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। जो मोटिवेशन है, देखिए मोटिवेशन 2 तरह का होता है, हम जानते हैं। पहला आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन से बच्चा खुद कुछ करने के बारे में सीखता है, वो खुद अपना गोल डिसाइड करता है, उसे क्या करना है, किस तरीके से सीखना है, अपना खुद का एक इंटरेस्ट बिल्ड करता है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जैसे हम कहें कि तुम ये काम कर लो तुम्हें ये दिया जाएगा, या तुम ये कर लो तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये तुम ये कर लो तुम्हें क्लास में फर्स्ट रैंक आएगी। तो ये सब कुछ होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे आपके बाह्य तत्व ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है बच्चे का क्रिएट इंटरेस्ट, सीखने में उसका इंटरेस्ट फोस्टर करती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। निम्न में से कौन सा एक तीव्र बुद्धि या एक बुद्धिमान बच्चे का साइन नहीं है, का लक्षण नहीं है? वन हू कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो हम कह सकते हैं कि अमूर्त तरीके से सोचे, अपने विचारों को एक डिफरेंट तरीके से सोचे बिल्कुल। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, जो खुद को हर तरह की परिस्थिति में ढाल ले, हर तरह के एनवायरमेंट में खुद को एडजस्ट करना जो जानता हो। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, जो बड़े एसेस, बड़े जिन्हें बोलते हैं निबंध को अच्छी तरीके से रट ले, रोट लर्निंग जिसे हम बोलते हैं वो। या फिर वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, या फिर वो बच्चा जो एक फ्लुएंटली और एक शुद्ध तरीके से अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसमें आपको हमेशा नॉट, यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है इसका ध्यान रखना है। कई बार हमारा 1 नंबर ऐसे ही चला जाता है क्योंकि हमारा नॉट पे ध्यान ही नहीं जाता है। ये 3 ऑप्शंस जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अलावा 1st, 2nd और 4th जो है, ये सब दीज आर द साइंस ऑफ इंटेलिजेंट चाइल्ड। लेकिन जो बच्चा लंबे एसेस को रट ले, लंबे आंसर्स याद कर ले, वो उस टाइम तक हो सकता है अच्छा स्कोर करे, लेकिन जब उसे एक सिचुएशन में अपनी खुद की नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी, अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो वहाँ पे नहीं कर पाएगा। सो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, इनमें से कहाँ सबसे बेस्ट तरीके से हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑडिटोरियम, ऑप्शन नंबर 1 ऑडिटोरियम, 2nd होम, प्लेग्राउंड और स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए ऑडिटोरियम में अगर बच्चा जाएगा, ऑडिटोरियम में कुछ नहीं, उसे बैठ के सिर्फ एक प्ले देखना है या कोई भी प्रोग्राम है उसे देखना है। होम में देखिए बच्चों के लिए हमेशा ही एक उस तरीके का रोल पेरेंट्स का रहता है कि नहीं ठीक है,
कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। प्लेग्राउंड में बच्चा खुद से सीखता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक उसका फिजिकल डेवलपमेंट ही होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट में उसे वो हर एक वो चीज़ मिल सकती है जो बच्चे को एक बाहर, स्कूल के बाहर हम उसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, जहाँ पे बच्चे को खुद को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड begins to think logically about the objects and the events is known as। देखिए ऐसी कौन सी स्टेज है, ये भी पियाजे का क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वो ऐसी कौन सी स्टेज है जिस पे बच्चा जो चीज़ें उसे दिख रही है उनके बारे में लॉजिकल सोचना स्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जो हमारी सबसे पहली स्टेज हम जानते हैं पियाजी कौन सी होती है, जिस सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी 0 से लेके 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी होती है 2 से लेके 7, कॉन्क्रीट होती है हमारी 7 से 11 और 11 के बाद हमारी जो एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है वो हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो वो ऐसी कौन सी स्टेज है जिस पर बच्चा जो उसे चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें मूर्त हैं उनके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है अपनी। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस से सेंस जो उसकी ज्ञानेंद्रियां है उससे समझता है, उससे सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है बच्चों में। जो दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है और उसकी भाषा पे एक पकड़ बनने लगती है। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे को आपको मल्टीपल लैंग्वेज में इन्वॉल्व करना है, भाषा सिखानी है, तो ये एज उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। उसके बाद आपकी आती है थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की एज है, जिसमें बच्चे में कंजर्वेशन की क्षमता विकसित होने लगती है और साथ में बच्चा कैटेगराइज करना शुरू करता है इस तरीके से, और उन चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है जो कॉन्क्रीट है, जो उसे दिखाई दे रही है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग शुरू होती है और इसमें भी बच्चा लॉजिकली सोचता है, लेकिन किसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो उसे दिखाई नहीं दे रही है, जो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें ज़्यादा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की जो सोशियो साइकोलॉजिकल को बोला जाएगा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नीड, कौन सी नहीं है। देखिए नॉट यहाँ पे दिया गया है, नॉट कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, नीड फॉर द कंपनी, एक संगत की आवश्यकता होती है बच्चों को, नीड फॉर अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, बच्चे को एक अप्रिसिएशन सीख करना चाहते हैं बच्चे, अपना एक अटेंशन सीख करना चाहते हैं बच्चे, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चों का एक संवेगात्मक भी उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक बैलेंस उन्हें करना होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बच्चे को चाहिए होती है उसकी, जहाँ हम सोशियो मतलब उसकी सामाजिक और अगर मनोवैज्ञानिक रूप से जो बच्चे की नीड यहाँ पे बताई गई है, हम जानते हैं बच्चे को एक कंपनी चाहिए, उसको अपना एक सर्कल चाहिए, अपना एक पेयर ग्रुप चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। अगर वो कुछ भी कर रहा है बच्चा तो उसे अप्रिसिएशन चाहिए, उसे करेक्ट करने वाला हमेशा उसे एक नीड रहती है। इमोशनल सिक्योरिटी, एक इमोशनल उसको बैलेंस करने के लिए भी एक नीड रहती है हमेशा। लेकिन रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड नहीं होकर ये हमारी है क्या है, फिजिकल नीड, जिसमें हम रेगुलरली वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। निम्न में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाएगा।
emphasizing achievement goals. Option number 1, emphasizing achievement goals from the beginning of school life. Emphasizing achievement goals from the beginning of school life. बच्चों को शुरू से ही उनके जो अचीवमेंट गोल है उसके बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए, ये उनके सृजनात्मकता को बढ़ाएगा? नहीं. कोचिंग स्टूडेंट फॉर द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए बच्चे को कोच करना, ये भी सही नहीं है. टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, बच्चों को ये पढ़ाना, ये सिखाना कि गुड एजुकेशन की क्या वैल्यू है, ये इनफ नहीं होता. ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में एक क्रिएटिविटी डेवलप करें. ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़, ये मौका देना चाहिए हमें क्वेश्चन करने का, और उनका जो टैलेंट हमें दिखता है उस टैलेंट को ही हमें नर्चर करना चाहिए, उसी टैलेंट को हमें बढ़ाना चाहिए. तो ये बच्चों में क्रिएटिविटी, उनमें एक सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करेगा, उनमें एक सृजनात्मकता डेवलप करेगा. ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, माइंड मैपिंग refers to, माइंड मैपिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड. नहीं, माइंड की पिक्चर सिर्फ अगर आप एक पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो माइंड मैपिंग है? जस्ट मैप कर दिया एक ब्रेन का पिक्चर, एक माइंड का पिक्चर? नहीं. रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है इसकी फंक्शनिंग को रिसर्च करना है, और उसी के हिसाब से फिर बच्चे को जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ये सिखाना किस तरीके से लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर 3, अ टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, एक ये तरीका है अपनी समझ को बढ़ाने का, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, ये भी हो सकता है. अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, एक एडवेंचर को प्लान करना. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा. रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, भाई ब्रेन कैसे वर्क करता है. माइंड मैपिंग क्या होती है? माइंड मैपिंग हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअली ऑर्गेनाइज करना, और जो उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से चेन करना, इस तरीके से बनाना, लाइक जैसे फ्लो चार्ट की मदद से, लाइंस से, और एक डायग्राम बना के, पिक्चर्स बना के, जिससे बच्चा उसको विजुअली ऑर्गेनाइज करे अपने ब्रेन में. अगर वो ज़्यादा विजुअली ऑर्गेनाइज करेगा तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी. तो ये होगा हमारा माइंड मैपिंग. इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12. A young child, young is the correct spelling. A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him in a similar situation as in the past. देखिए, बच्चे के द्वारा पास्ट में किसी सिचुएशन को लेके जो रिजल्ट बनाया गया, जो रिस्पॉन्स उसने दिया, उसी से सीख के बच्चा नई सिचुएशन में भी सेम रिस्पॉन्स देता है. तो दिस इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर 1, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ इफेक्ट. देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है लॉ ऑफ एटीट्यूड. देखिए लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या होता है? ये सब थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में ये बात की गई है. मेनली उनके 3 सिद्धांत हैं, जिसमें उनका लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मेन है. बाकी सब उनके सेकेंडरी लॉज हैं. देखिए बात करते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड की. लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या होता है? लॉ ऑफ एटीट्यूड होता है कि जब तक बच्चे में एक कुछ करने का एटीट्यूड नहीं होगा, जो एक दृष्टिकोण वैसा नहीं होगा, जब तक बच्चा वैसा बनेगा नहीं अंदर से, खुद को वैसा समझेगा नहीं, तब तक वो किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता, या फिर उसे करने में बहुत मुश्किल होगी. ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी यहाँ पे बता रहा है, नाम बता रहा है कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है. लॉ ऑफ रेडीनेस है कि जब तक बच्चा खुद रेडी नहीं है किसी काम को करने के लिए, तब तक वो नहीं सीख सकता. लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी बताता है कि जो बच्चा प्रीवियस सिचुएशन में जो बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है, जो उसने समझा है, वही रिजल्ट, वही रिस्पॉन्स वो
सिमिलर रिस्पॉन्स वो ये सिचुएशन में देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। ऑप्शन नंबर 4 लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पे बताता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है कि प्रीवियसली किसी सिचुएशन में अगर आप पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है किसी सिचुएशन का, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट, आपके दिमाग पे, आपके मनोमस्तिष्क पे उसका क्या असर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज। देखिए, प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को क्या यूज करके एड्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, easy and interesting textbooks, easy and interesting textbooks, storytelling method, a variety of teaching methods suited to the disability, or expensive and glossy support material। देखिए, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप पहला ऑप्शन जैसा बता रहे हैं कि आप इजी और बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत ही रोचक टेक्स्ट बुक उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, हम नहीं जानते कि हर बच्चा क्या बुक से पढ़ने योग्य है। अगर बच्चा विजुअली डिसेबल्ड है तो वो कैसे पढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है स्टोरी टेलिंग। अगर आप बच्चे को सिर्फ सुनाए जा रहे हैं स्टोरी, अगर बच्चा सुनने में उसे कोई सुनने में कोई उसकी क्षमता सुनने में इतना विकसित नहीं है, सुनने में उसे डिसेबिलिटी है, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसेबिलिटी। ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स ऐसे यूज़ करेंगे जो सूट करते हैं वो बच्चे की डिसेबिलिटी से। जैसे अगर बच्चे को सुनने में परेशानी है तो हम उसे इस तरीके का मटेरियल, उसे वीडियो सीरीज ऐसी दिखाएंगे कि बच्चा समझने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, दिखाई सही से नहीं देता, तो हम उसको कुछ ऐसी वीडियो ऑडियो लेक्चर सुनाएंगे या फिर ब्रेल लिपि का हम इस्तेमाल करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4, एक्सपेंसिव और ग्लॉसी मटेरियल यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप ये सब कुछ लाइए, लेकिन अगर बच्चे में क्षमता नहीं है, बच्चे का वो विकास नहीं हुआ है कि बच्चा इन सबको इस्तेमाल कर सके, तो आप कितना भी एक्सपीरियंस लाइए उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। देखिए, स्पेशल नीड जो जिन बच्चों की होती है, उन बच्चों की शिक्षा किस तरीके के स्कूल्स में होनी चाहिए। इन स्पेशल स्कूल, बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल में हो और स्पेशल टीचर्स के द्वारा हो, नहीं। अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन और बाय मेथड्स डेवलप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल इन स्पेशल स्कूल। वही स्पेशल स्कूल की बात है। तो हमें जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स है, जो शिक्षा दी जानी है, वो स्पेशल स्कूल में हम नहीं देंगे, उन्हें हम अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन ही हम वो शिक्षा देने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा उसी एनवायरनमेंट में बेस्ट सीख सके। क्वेश्चन नंबर 15, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर या मैथमेटिकल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया जो है, देखिए, ये जितने भी विकार होते हैं बच्चों में, ये अर्ली लर्निंग के समय जो पता पड़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। और अभी हमने देख ही लिया है कि पियाजे कितना इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 चीज़ें अभी ये जो 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनसे 2 चीज़ें हमारे सामने आई है कि पियाजे, वाइगॉस्की जो साइंटिस्ट है कुछ, वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जो डिसलेक्सिया है, कैलकुलिया है, डिस्फ्रेजिया है, ये सब कुछ भी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डिसलेक्सिया हम बात कर रहे थे। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को पठन विकार होता है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसमें वो नैप को पैन पड़ता है, डॉग को गॉड पड़ता है। तो ये हुआ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। बिहेवियरल डिसऑर्डर भी होता है, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है। मैथमेटिकल डिसऑर्डर जैसे डिस्कैलकुलिया, जिसमें बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग
गिफ्टेड, निम्न में से कौन सा नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड? देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है? गिफ्टेड होता है कि वो बच्चा जिसका IQ अबव एवरेज होता है, या जिसका IQ हायर होता है, या जो बच्चा बिना किसी हेल्प के या बिना किसी सपोर्ट के अपनी एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है या जल्दी अपने गोल्स को अचीव करता है। तो इसमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका साइन नहीं है? नोवेल्टी एंड एक्सप्रेशन, विचारों में नवीनता हो, नयापन हो, जो अलग अलग तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता हो। क्यूरियोसिटी, जो बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो सीखने की, जिसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। क्रिएटिव आइडियाज़, जो सृजनात्मक तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। फाइटिंग विद अदर्स, जो दूसरों से, अपनी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों से फाइट करता है, कंपेयर करता है खुद को कि नहीं मैं बेटर हूँ या तुम इसमें बेटर नहीं हो सकते, कुछ भी अपने एज ग्रुप के बच्चों से फाइट करता है। तो ये तीन जो है, ये तीन तो हैं दीज आर द साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है, हम लड़ के खुद को प्रूव नहीं कर सकते कि हम गिफ्टेड हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड, 5वीं क्लास का एक बच्चा विजुअल डिफिशियंसी जिसको है, देखने में उसे अक्षमता है, उसके लिए क्या सही होगा? ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CDs। आप उसे क्लास में नॉर्मली ही उसको ट्रीट करेंगे और उसको ऑडियो CDs, जो वो CDs जो सुनने में मदद करती हैं, जो बच्चा सुन के सीखता है, जिन CDs के मदद से ऑडियो CDs आप प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, बच्चे को उसके लोअर लेवल का काम देंगे। या फिर हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प से उसका काम करेंगे, उसका रूटीन वर्क करेंगे। तो देखिए, इन चारों में जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रीटेड नॉर्मली, ऑप्शन नंबर 1। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम, हम बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करेंगे और बच्चों को जितनी ज़्यादा अगर उनको देखने में कठिनाई हो रही है तो हम उन्हें ऑडियो CDs, उन CDs की मदद लेंगे जिनसे बच्चा सुन के सीखेगा। सुन के सीखेगा तो बच्चा समझेगा भी सही, जल्दी लर्न कर पाएगा। लेकिन आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको लोअर लेवल का काम दे रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा इन्फीरियर फील करा रहे हैं, हेल्प उसको मदद कर रहे हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं वीक उसे बता रहे हैं कि तुम वीक हो। लेकिन अगर आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने में, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? निम्न में से कौन सा एक लर्निंग का फीचर, प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रक्रिया का एक फीचर नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, किस गोल के लिए हम सीख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अर्न लर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग, क्या नहीं सीखना है ये भी एक लर्निंग है, क्योंकि जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक हम किसी नई चीज़ को ग्रास्प करने में हमेशा एक डिफ़िकल्टी फील होगी, क्योंकि हम पुरानी चीज़ से जब तक कनेक्टेड रहेंगे हम नई चीज़ के बारे में नहीं सीख सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है बच्चों को, ऐसे इंस्टीट्यूट केवल वहीं पे ही लर्निंग होती है? नहीं, हम अपने पर्यावरण से भी सीखते हैं, अपने परिवार से भी सीखते हैं, अपने समाज से भी सीखते हैं। लर्निंग इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें समाहित करके सीखा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, हम एक चीज़ से नहीं सीखते हैं, हम कई चीज़ों से एक चीज़ सीख सकते हैं और एक ही चीज़ को कई तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट, क्योंकि हमसे यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है। ये हमें ध्यान रखना है, CTET में कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि हमारा नॉट पे ध्यान नहीं जाता है।
Learning, question number 19, learning can be enriched. Learning can be enriched if teachers use different types of lectures and explanations. लर्निंग को हम किस तरीके से एनरिच कर सकते हैं? टीचर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशंस. टीचर अलग अलग तरह के लेक्चर दे, एक्सप्लेनेशंस दे, एक ही टॉपिक की 10 तरीके से एक्सप्लेन करे उसे. ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास. पीरियोडिक टेस्ट ले, वीकली टेस्ट ले, इस तरीके के टेस्ट लिए जाएं, उससे लर्निंग एनरिच होगी. सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitate. Fourth है, more and more teaching aids are used in the class. तो देखिए, more and more teaching aids आप यूज़ कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा उसे सीखने में सक्षम नहीं है तो उन सब का कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. इस तरीके की सिचुएशन क्लास में लाई जाए, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से बच्चों को सिखाया जाए, जिससे बच्चा इंटरेक्ट करे, बच्चा एक दूसरे से बात करें, सीखें, समझें, बच्चे भी अपने क्वेश्चंस पूछें और टीचर फैसिलिटेट करे. टीचर्स बताए कि किस तरीके से चीज़ें करनी होती है, किस तरीके से जो है हमारे दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें हो रही है, बच्चों को इंटरेक्ट करना सिखाए. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस. आकलन की प्रक्रिया को उपयोगी और रोचक, इंटरेस्टिंग प्रोसेस बनाने के लिए वन शुड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग across the scholastic and the co-scholastic boundaries. 2, using technical languages to give feedback, making comparisons between different student. दो स्टूडेंट के बीच में आप कंपैरिजन करके तुम ऐसे हो, आप ये बेहतर कर सकते थे, आप ये और अच्छा कर सकते थे, देखो वो अच्छा करता है, वो कम करता है. लेवलिंग स्टूडेंट इंटेलिजेंट और एवरेज. आप इंटेलिजेंट हो, तुम एवरेज हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम एवरेज हो, इस तरीके से बता के. टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करके. टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है? टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो स्पेशल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कई बार ऐसी वोकेबलरी है, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बच्चों के उस लेवल से थोड़ी कठिन हो. क्या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके हम अपने आकलन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? नहीं. ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा. यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग अक्रॉस स्कॉलिस्टिक एंड कोस्कॉलिस्टिक बाउंड्रीज. तो बच्चों की देखिए, स्कॉलिस्टिक क्या होता है? स्कॉलिस्टिक होता है जो बच्चे का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज हम देखते हैं बच्चे की, जो उसके एग्ज़ाम होते हैं, जो उसके टेस्ट होते हैं, जो उसकी हम कहें वर्बल एबिलिटीज़ जो होती हैं, ये उसके स्कॉलिस्टिक होता है. और को स्कॉलिस्टिक में क्या होता है? को स्कॉलिस्टिक में होता है उसके सारी जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है वो सब उसकी को स्कॉलिस्टिक होती है. जैसे उसकी लाइफ स्किल्स, उसके वैल्यूज़, उसका जो एटीट्यूड है, ये सब कुछ आपकी को स्कॉलिस्टिक. तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें बच्चों की, तो ये हमारा जो असेसमेंट है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो सकता है. और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि अब क्या नेक्स्ट क्या है, हम किस लेवल पे हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट टू सिट all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? इनमें से क्या सबसे बेहतर तरीका होगा इस तरह की सिचुएशन को एज अ पेरेंट अगर आप डील कर रहे हैं तो? ऑप्शन नंबर 1, पेरेंट शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर इटसेल्फ. भाई, पेरेंट्स को अपना एक विश्वास बनाए रखना चाहिए टीचर में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो केवल टीचर से ही इस बारे में डिस्कस किया जाए. ऑप्शन नंबर 2, पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल. भाई बच्चे का नाम हटा लो स्कूल से. क्या ये एक सही तरीका हो सकता है? नहीं.
हो सकता है दूसरे स्कूल में भी सेम प्रॉब्लम हो, तो आप क्या हर बच्चे का नाम तो नहीं हटाते रह सकते। पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से क्यों बात करनी है भाई? अगर टीचर में प्रॉब्लम है तो एक बार आप टीचर से बात कीजिए, हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन निकले। कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट। ऑप्शन नंबर 4, पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड। सेक्शन चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। देखिए, अगर एक टीचर है, उसकी नेचर है कि वो बच्चे को फ्री छोड़ना चाहता है, डेमोक्रेटिक नेचर है कि कोई भी बच्चा कहीं भी जाके बैठ सकता है, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे साथ में बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे अकेले बैठ के अपनी रीडिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ चुप हैं। लेकिन एक पेरेंट को बात समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो वो क्या करे? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो जाके सबसे पहले टीचर से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करे अगर प्रॉब्लम है, और नहीं तो टीचर के इस टीचिंग मेथड में अपना एक इंटरेस्ट बनाए। हो सकता है कि टीचर कुछ कर रहा है, वो सही कर रहा है, आप टीचर से डायरेक्ट जाके टीचर से बात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। देखिए, हर लेवल की अपनी अलग अलग एक टीचर की क्वालिटी डिमांड की जाती है स्कूल में। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल जो रहता है बच्चों का, जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए? कंपिटेंस इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। आपको बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको मेथड्स आते हैं काफ़ी, आप उन सब में परफेक्ट हैं, क्या ये क्वालिटी आप में चाहिए? कंपिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। नहीं, हम यहाँ पे कॉलेज को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी को नहीं पढ़ा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज लेने से कोई मतलब नहीं होता है। ईगरनेस टू टीच, आपको पढ़ाने की बहुत इच्छा है कि बस केवल पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस आपको पढ़ाया जाना है। ऑप्शन नंबर 4, पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस, आप में धैर्य होने चाहिए, और परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, आप में निष्ठा होनी चाहिए पढ़ाने की। देखिए, बच्चा जब प्राइमरी लेवल जो बच्चे का रहता है, उसमें बच्चा धीरे धीरे एक अपनी हायर क्लासेस को जाने लगता है, और बच्चा क्लास में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को क्लास में कंफर्टेबल करना है, उसे उसके सब्जेक्ट, उसके क्लासरूम, उसके एनवायरनमेंट के लिए उसे कंफर्टेबल करना है। अगर बच्चे को कोई एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें थोड़ा धैर्य रखना है, हमें पेशेंस रखना है। एक बार नहीं समझ में आ रही है तो एक्स्ट्रा मटेरियल्स यूज़ करके हम उसको समझाएं, सिखाएं। तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पेशेंस एंड परसिवरेंस। टीचर में धैर्य होना चाहिए और पूर्ण निष्ठा और अपनी दृढ़ता के साथ वो अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करें। ये प्राइमरी लेवल पे एक टीचर से डिमांड की जाती है जब वो एक प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनने के लिए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। निम्न में से कौन सा एक मोटिवेटेड टीचिंग मतलब आपको कैसे पता पड़े कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें वो इंटरेस्टेड है या नहीं है? इसका कौन सा साइन है? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल डरा धमका के आपने क्लास में बिठाया हुआ है बच्चों को। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, बच्चों की कोई मजबूरी भी हो सकती है क्लास में आने के लिए, पेरेंट्स कई बार परेशान हो जाएं, जाओ तुम स्कूल जाओ, तुम छुट्टी नहीं कर सकते हो। रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, या फिर टीचर के द्वारा रेमेडियल वर्क होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को आपने देखा, किसी प्रॉब्लम को आपने डायग्नोज किया, उसके बाद आप उसे रेमेडियल कोई काम देंगे, निदानात्मक कार्य उसको दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। देखिए, आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चा आगे से आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चनिंग अगर बच्चा कर रहा है तो हम जान सकते हैं कि हाँ, बच्चे को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। छोटी कक्षाओं में जो खेल शिक्षण विधि है टीचिंग की, वो किस पर बेस्ड है? देखिए, प्ले वे मेथड जो है
शिक्षण विधि ये आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है जिसे जॉन डीवी ने दिया था, और प्लेवे मेथड जिसे फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था और इसका नाम दिया था हेनरी कुक ने। ये पूछा गया है कि कौन से मेथड पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 1 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये उन पर डिपेंड करती है, या फिर सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सामाजिक सिद्धांत टीचिंग के, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की एक थ्योरी सिद्धांत पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, या फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उन पर डिपेंड करती है। प्ले वे मेथड छोटी कक्षा में जो दिखाया जाता है इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब बड़ी कक्षाओं की बातें हैं, बड़ी क्लासेस की बातें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है लोअर क्लासेस में, जब बच्चा छोटी कक्षाओं में है, प्राइमरी लेवल पे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जानना, विकास और उसकी वृद्धि के बारे में जानना। आप जितना ज़्यादा जानेंगे आप उतना ज़्यादा उसको सिखाने में सक्षम होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। भाई सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षा में करिकुलम क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसेस है केवल। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका सिलेबस और एक होता है आपका करिकुलम। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस केवल और केवल आपके सब्जेक्ट से, आपके कंटेंट से रिलेटेड होता है जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन करिकुलम जो होता है वो आपकी सब्जेक्ट, आपकी क्लास, आपके टेस्ट, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ से बिलोंग करता है, हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करता है, सॉरी। तो ये होता है आपका करिकुलम। जब आप जब स्कूल जाते हैं तब से लेकर आप जब तक स्कूल में रुकते हैं, और जब तक आप नर्सरी में एडमिशन लेते हैं और 10th या 12th तक आप जब स्कूल छोड़ते हैं, तब तक एक एक चीज़, जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके पोर्टफोलियो मेंटेन किए जाते हैं, ये सब आपके करिकुलम का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इनकी इसका इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्या ये इवैल्यूएशन प्रोसेस है? केवल इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, जो टेक्स्ट मटेरियल क्लास में यूज़ किया जा रहा है क्या वो है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, जो टीचिंग के तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं वो हैं, या फिर जो कंटेंट जो पढ़ाना है उसके बारे में हमें करिकुलम बताता है। नहीं, केवल यही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो मैंने आपको अभी बताया। आपका ओवरऑल प्रोग्राम, आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है करिकुलम में आपका। तो वो जो प्रोग्राम रहता है जब आप स्कूल में एंटर करते हैं, जब से आप स्कूल को छोड़ते हैं, जब आप कॉलेज में जाने से पहले तक का, वो एक एक चीज़ आपके करिकुलम में समाहित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। According to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about a abstract proposition? Abstract क्या होता है? Concrete क्या होता है? Concrete मैंने आपको बताया था जिन्हें हम देख सकते हैं, मूर्त। Abstract क्या होता है? अमूर्त, जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो लॉजिकली सोचना शुरू करता है, वो हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट लेवल पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब बच्चा पियाजे की कौन सी स्टेज पर बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल की अवस्था में, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल की अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल अपने टीन एज में या एडोलेसेंस उसकी उस स्टेज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए सेंसरी मोटर में मैंने आपको बताया था कि बच्चा केवल अपने सेंसर्स के माध्यम से सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 0 से 2 साल की काफ़ी छोटी स्टेज होती है, जिसमें अभी तो बच्चा केवल अपनी भाषा ही सीख रहा होता है, सिंबॉलिक
स्टेज होती है जिसमें सिंबॉलिक एक लेवल आता है। इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दे रहे हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है जो उसे दिखाई नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। पियाजे के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। पियाजे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर है जो अपने विद्यार्थी अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझना चाहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उसे मदद करेगा। मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी या फिर सोशल फिलॉसफी। देखिए, मीडिया के बारे में जानने से क्या हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं? मीडिया साइकोलॉजी के बारे में जान के हम बच्चे के बारे में नहीं जान सकते। शैक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्या उसके बारे में जान के हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं? हाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही हमें पता पड़ता है कि बच्चे की रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो ये चीज़ें हमें मदद करती है कि बच्चों की क्षमताएं कैसी हैं। हम जान सकते हैं कि बच्चों की मतलब जो बच्चे क्षमताएं जो विकसित रहती हैं बच्चों की, हम उसे किस तरीके से फॉस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में जान के हम बच्चों को नहीं समझ सकते, और सोशल फिलॉसफी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी को जान के ही हम बच्चों को अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक अ लॉट एट स्कूल। इट शोज दैट कृतिका एक लड़की जो घर पे कम बोलती है लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है। ये क्या बताता है? शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल। उसे अपना घर पसंद नहीं है। नहीं, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज एट स्कूल। हर थॉट, उसके विचारों को एक स्थान दिया जाता है क्लास में, स्कूल में, मतलब वैल्यू की जाती है उसके थॉट्स की। लोग सुनते हैं, उसके थॉट्स की वैल्यू की जाती है। द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट। स्कूल बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने का मौका देता है। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। टीचर चाहते हैं कि बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा बात करें, इसलिए वो ज़्यादा बोल रही है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर होगा हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज एट स्कूल। बट भाई कृतिका घर पे नहीं बात करती है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की बात को अनसुना कर देते हैं, कि कह देते हैं कि तुम इस बारे में नहीं जानते हो तो तुम मत बोलो। लेकिन स्कूल में उस पर्टिकुलर क्लास में हो सकता है कृतिका बहुत वेल परफॉर्म कर रही है, कृतिका जो बोल रही है वो एक अबव एवरेज लेवल में, अगर मैं कहूँ कि वो बात कर रही है, उसके थॉट्स को वहाँ पे स्थान दिया जा रहा है, उसके महत्व दिया जा रहा है उसकी बात को, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ ज़्यादा बोलना इसका साइन नहीं होता है कि बच्चा चैटर बॉक्स है, बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, नहीं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे स्वयं अपने चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे खुद सक्रिय रूप से अपनी समझ वर्ल्ड के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? कोलबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर पावलोव। हम जानते हैं कि पियाजे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो ये बोलते हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज डेवलप करता है, बिल्ड करता है अपने एनवायरनमेंट को लेके, और वो खुद ही अपनी समझ विकसित करता है अपने समाज से, उसी से वो सीखता है और उसी खुद ही अपना परसेप्शन डेवलप करता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। निम्न में से कौन सी स्टेज पे बच्चा अपने पीयर ग्रुप का या अपनी पीयर ग्रुप मतलब अपनी एक फ्रेंड सर्कल का एक्टिव मेंबर बन जाता है?
तो ऑप्शंस यहाँ पे है अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर अडल्टहुड। ऑप्शन नंबर 3, हम जानते हैं कि जब बच्चा टीन एज में जाता है, 12 साल से 18 साल, 12 साल से 17 साल की एज ऐसी होती है बच्चों की कि जब बच्चा चाहता है लीड करना, डील करना, हर एक सिचुएशन से डील करना, हर किसी भी चीज़ को लीड करना चाहता है, एक्टिवली अपने थॉट्स को बताना चाहता है, वो सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि ना तो हम बच्चे को इसमें छोटा बोल सकते हैं ना इसमें बड़ा बोल सकते हैं। और यही एक ऐसी एज होती है जब बच्चे को सबसे ज़्यादा एक सपोर्ट चाहिए होता है पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने एनवायरनमेंट से। तो बच्चा इसी एज में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर बनता है अपने पीयर ग्रुप का। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमने CDP सेक्शन सॉल्व किया है 2011 पेपर 1 का। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि पियाजे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप उस पेपर से समझ रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिए हमने देखा है पियाजे में 3 या 4 क्वेश्चन में आया है, तो पियाजे कितना इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वो CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल दीजिए, आपको क्विकली आंसर मिलेगा जितना जल्दी हो सकेगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम पेपर 2 करेंगे 2011 का। देखिए 2011 में केवल बाइलिंगुअल नहीं था, ये एक ही लैंग्वेज में पेपर था, तो 2011 के बाद हम कोशिश करेंगे कि 2 लैंग्वेज में हम पेपर अपलोड करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।